हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 11 के सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतरीन चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन कर रहे होंगे। और बच्चा पार्टी, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि 14 तारीख से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी, प्रॉपर आपको लाइव वीडियो में फुल सिलेबस, क्योंकि 11th का ऐसा कंटेंट, ऐसी चीजें अभी तक कोई चैनल नहीं कर रहा है या किसी को 11th की पड़ी ही नहीं है। तो आपके लिए प्रॉपर तरीके से, इसके पहले हमने रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर नहीं, पहला चैप्टर हम तुमको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, बहुत डीप में प्रोवाइड करवाया है फुल सिलेबस। उसी क्रम में दूसरा चैप्टर हमारे पास है परमाणु की संरचना, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे। आपके पास एनसीईआरटी हो, देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी सिलेबस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो बालाजी हो, अरिहंत हो, रेफरेंस में के.एन. शर्मा हो, नूतन प्रकाशन हो, राजीव प्रकाशन हो, चित्रा हो, एवरीथिंग, सबका कंटेंट मिलेगा। हो सकता है किसी में आगे मिले, किसी में पीछे मिले, लेकिन सबका कंटेंट पूरा डिटेल में मिलेगा, ये ध्यान देना आप। ठीक है बच्चे पार्टी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है परमाणु की संरचना। इस लेक्चर को हम पूरा, देखो इस लेक्चर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट पूरी थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल है, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल तक पूरा इसका कंसेप्चुअल है, मतलब पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, पूरी थ्योरी पड़ी है। फिर जहां बोर भाई साहब एंट्री करते हैं, जहां बोर के परमाणु का मॉडल आता है, वहीं से ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैथमेटिकल में इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट वाला पूरी तुमको पढ़ा दूंगा, पूरी चीजें करवा दूंगा, और नोट्स प्रॉपर क्लास से बनाना और सब चीज लिख के करवाऊंगा। और दूसरा प्रॉपर, मतलब जितनी भी डेरिवेशन है, जितने भी मैथमेटिकल हैं, जितने भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल हैं, उन सारे बेस पर दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। लेक्चर हमें जहां तक लगता है ये लगभग 3 से 4 घंटे का जाएगा। 3 से 4 घंटा प्रॉपर तरीके से पूरा चैप्टर बनेगा। तो हम आधा जितना थ्योरी वाला पार्ट है इस लेक्चर में देखेंगे, जितना मैथमेटिकल वाला पार्ट है, डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसके दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट, प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए बच्चा पार्टी। ठीक है, कैसे आप सब? बढ़िया। सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग है। सब लोग दिल दिमाग डाटा तीनों को लेके बैठिएगा, साथ में कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि प्रॉपर नोट्स बना सको बच्चा। प्रॉपर नोट्स बनाना है हमें यहीं से, और इसके बाहर से तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाना है, इसके बाहर से तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके बाहर से तुम्हें बिल्कुल किसी भी ध्यान नहीं देना है। ये पूरा डिटेल में जान लो बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आप एकदम कंफर्टेबल हो, यस और नॉट? अगर आप एकदम कंफर्टेबल हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए फिर सारी चीजें हो जाएगी। तो सब लोग बैठ गए हो, और कोई कमेंट में एक दूसरे से बात भी नहीं करेगा, ये बात भी आप जान लो। तो कोई एक दूसरे ना तो बात करेगा, ना तो कोई एक दूसरे से कोई चीज करेगा। जो बताया जाए पूरा डिटेल में उसको आप याद रखोगे। सही है या नहीं सही है? सर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस चीज को हमें देखना है, उन सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 2 है परमाणु की संरचना। अध्याय नंबर हमारे पास 2 है यहाँ पे, परमाणु की संरचना। क्या है बेटा? यहाँ पे संरचना है। क्या है ये? परमाणु की संरचना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अध्याय नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, पूरी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक इसके अंदर आएंगे, हर चीज अपनी अपनी थ्योरी देंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ये तुम्हारे टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज या इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, उपरोक्त कणों का गुण क्या होता है, परमाणु संख्या, जेड, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक एंड सम इलेक्ट्रॉनिक, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर तथा उसकी सीमाएं, क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत एंड श्रोडिंगर समीकरण और तरंग फलन
क्वांटम संख्याएं प्रधान, एन कोणीय चुंबकीय स्पिन एंड कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का आवास, अल्फा निर्माण का अफबाऊ पाली निवेश नियम तथा ऑर्बिटल रूप और आकार, हुंड का रूप पढ़ना है तुम्हें, हमें इन सारी चीजों पे हमें पूरे डिटेल पे बात करना है। तो इतने टॉपिक तुम्हारे चैप्टर में है जो हमें प्रॉपर तरीके से बात करनी है, प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के हमें पूरी तरह से इस पे कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है। तो रेडी हो भैया? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत, और अगर है तो हमें बताओ किस तरह हमें ये इस प्रकार की दिक्कत है, हम उससे निपटने का तुम्हारे साथ वो करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें बहुत बेसिक पे चलते हैं, बहुत बेसिक लिख सकते हैं कि देखो इसके पहले वाला जो चैप्टर तुमने पढ़ा, मेरी बात को सुनना यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाने के लिए हर चीज को हमें जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सब चीज को खोलना पड़ेगा और सारी चीजों को हमें अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड को हम लॉक करते हैं पूरी तरह से और इसकी हम कर देंगे कॉपी, ताकि पढ़ाने में मजा आए। क्योंकि हमारी आदत है लिख कर पढ़ाने की, तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि तुम्हारा पूरा प्रॉपर नोट्स क्लास से बनेगा, 100% बनेगा। चलो जी, सबसे पहली बात तो मेरी बात सुनो। देखो हमने क्या किया, चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु की संरचना, यही है बेटा, परमाणु की संरचना। मतलब अब समझा इसको, परमाणु की संरचना, ठीक है। हाँ, तो परमाणु की संरचना ये आया कहां से, ये तो चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम परमाणु की पूरी संरचना के बारे में बात करने वाले हैं कि उसके अंदर है क्या, कैसा है, सारी चीजों बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन परमाणु के पहले हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, तो आप कहोगे सर परमाणु के पहले हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, इसके बारे में हमने एक पदार्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में जब पढ़ा था तो सबसे पहले जो पदार्थ था यानी परमाणु के बारे में जो अवधारणा दी गई थी वो डाल्टन भाई साहब ने दिया था 1808 में। ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो अच्छे से। तो परमाणु शब्द आया कहां से, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे। देखो हमारे यहाँ के बहुत पुराने ऋषि रहे हैं कणाद, जिसको आप जानते होंगे, और उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें बता दिया था, बहुत सारी बातें बता दिया था कि परमाणु अति सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा कण है, इतना ही बताया था और कुछ नहीं बताया था। इस बात को समझो, परमाणु अति सूक्ष्म कण है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। हाँ सब, हाँ। तो उनका कहना था भैया कि परमाणु बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कणाद ऋषि हमारे यहाँ के जो भागवत मतलब पुराण है और बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्रंथ हैं, उसमें सब में लिखा हुआ है कि भैया जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिर डोमिक्रेटस थे, अरस्तु थे, प्लेटो ने बताया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, बहुत सारे साइंटिस्ट। देखो इस समझना कि ये चैप्टर बहुत लेंदी होता है, ये चैप्टर जो होता है ना बहुत लेंदी होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि चैप्टर बहुत लेंदी है तो इसको पढ़ें कैसे गुरुजी, तो लेंदी है इसके लिए तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन भाई साहब, जो डाल्टन भाई साहब ने किया था। उसके बाद डाल्टन के बाद जो जो चीजें हुई थी घटना, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे आराम से, पेवर तरीके से। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास पदार्थ था, मान लो ये कलम है, ये एक तरह का पदार्थ है। ठीक है, इसको हमने काटना स्टार्ट किया, तोड़ना स्टार्ट किया, तोड़े 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 तोड़े, खूब तोड़ा, खूब तोड़ा, तोड़ते 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 गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते, इतना तोड़ डाला इसको, इतना हमने इसको विभाजित कर दिया, इतना हमने बांट दिया कि अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये कलम नहीं, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है उसको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि उसके बाद वो तोड़ा ना जा सके। अब वो तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब अब उसको हम तोड़ ही नहीं जा सकता, मतलब उसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो डाल्टन भाई साहब ने यही बताया कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ को अगर तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, खूब तोड़ो, खूब 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 तोड़ दो, उसके बाद उसको आप तोड़ नहीं सको, उसको आप विभाजित नहीं कर सको, उसको आप अब किसी भी तरह से ना तो रासायनिक विधि द्वारा ना भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हो, तो वो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। मतलब द्रव्य की ऐसी अवस्था, ऐसा सूक्ष्मताकरण द्रव्य के अंदर, पदार्थ के अंदर ऐसा सूक्ष्मताकरण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, वो होता है परमाणु। ये डाल्टन भाई साहब के हिसाब से बताया गया था। अभी हम
उस दशक में जी रहे हैं। अभी हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय समझ लो हमें ना इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, ना प्रोटॉन की खोज हुई है, ना न्यूट्रॉन की खोज हुई है, मतलब हमको जानते ही नहीं है। डाल्टन भाई साहब को जानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। तो डाल्टन भाई साहब ने यही कहा कि जो हमारे पास परमाणु है, जैसे हमने लिखा पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, तो यहाँ पे अगर पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे तो लिखोगे क्या परिभाषा लिखोगे, क्या लिखोगे परिभाषा यहाँ पे लिखोगे क्या, हाँ, किसी 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 पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? परमाणु कहते हैं। और किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? डाल्टन भाई साहब के अनुसार। ये डाल्टन भाई साहब ने बताया, डाल्टन भाई साहब के अनुसार ये बातें इन्होंने बता दिया। ठीक है भाई, समय बीतता गया, लगभग 80-90 साल बीत गया भाई, खूब बीत गया, समय बीतता गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट है। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कंपटीशन करते हैं। अरे ये आदमी बताया होगा तो कुछ ना कुछ तो गलत बताया होगा, ये आदमी बताया होगा तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा, कुछ ना कुछ तो ये अंटमन बताया होगा, है ना। हाँ। तो इन्होंने बताया कि भैया कि जो हमारे पास परमाणु होता है वो बहुत पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है, बहुत छोटा भाग है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। आप कहोगे कैसे सर जी? इसे ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एक दीवार है, ठीक है, मान लो एक हमारे पास दीवार है, ऐसे मान लो ये दीवार है, ठीक है बेटा। तो इस दीवार को अगर तुम अलग करना चाहोगे, मान लो ये दीवार हमारे पास है, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो दीवार किससे मिलकर बनता होता है बताओ? दीवार किससे मिलकर बनता है? दीवार किससे मिलकर बनता है? तो आप कहोगे सर दीवार जो मिलकर बनता है वो बनता है ईंट से। हमने कहा ठीक है, तो पूरा दीवार को तुम मान लो, जो पूरा दीवार है, ये पूरा दीवार है, इसको तुम मान लो पदार्थ। क्या मान लो? पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य, देखो द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, द्रव्य बोलते हैं, ठीक है, और पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस और मैटर दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें लगने वाला किसी भी दीवार, जो तुम्हारे घर में दीवार होगी ना, वो एक पूरा दीवार क्या है? पदार्थ है। उस पदार्थ में लगने वाला सिर्फ एक ईंट क्या है? एक ईंट जो लगा है वो हमारा परमाणु है, ऐसा मान लो, वो क्या है? परमाणु। और इसी को जो डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तुम बताओ सोच के, क्या तुम्हारे घर में जो ईंट लगा हुआ है उसको विभाजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? उसको विभाजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप कहोगे सर जी उसको तो विभाजित किया जा सकता है, उसको तो हम तोड़ सकते हैं, अद्धा लगता है कहीं पे तोड़ सकते हैं, उसको हम और तोड़ सकते हैं, पौना लगता है, आम तोड़ने के लिए भी ईंट का प्रयोग कर लेते हैं, तो तोड़ तो सकते हैं हम। लेकिन ये पहले नहीं पता था ना, ये बाद में पता चली। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल्टन भाई साहब का परमाणुवाद कुछ लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगाएंगे डाल्टन को। इसको अगर तुम्हें समझना है तो पहले डाल्टन भाई का परमाणुवाद समझो। डाल्टन भाई ने क्या परमाणुवाद दिया था, क्या बात बताई थी परमाणु के बारे में। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए हैं, उनके बाद कम से कम 10 साइंटिस्ट आए हैं, 12 साइंटिस्ट, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है। लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन की खोज शब्द आया, और इलेक्ट्रॉन की खोज शब्द जो है वो फिर कहते हैं जे थॉमसन भाई साहब ने कर दिया था। लेकिन वो उसके पहले, अभी तुम ऐसे मान के चलो, ऑब्जर्वेशन करके चलो कि कुछ खोजा नहीं गया है, कुछ पाया नहीं गया है, हम चल रहे खोजें। हमको मान लो हम तुम्हारा साइंटिस्ट ही और तुम्हार हम वैज्ञानिक ही, चलते ही खोज करें सबके, और सबका जो खोज करेंगे तो उसको हम बताते चलेंगे, सारी चीज को हम यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग तुम्हारे किताब के नोट्स में होनी चाहिए, क्या? डाल्टन का परमाणुवाद। हेडिंग क्या लगाओगे यहाँ पे? डाल्टन का परमाणुवाद। क्या लगाओगे हेडिंग यहाँ पे? डाल्टन का परमाणुवाद। प्रेम पूर्वक समझना, ठीक है, पूरी तरह से नोट्स प्रेम से समझोगे। इसको आपने पीछे वाले चैप्टर में हमको लगता है थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ लिया था तो बहुत ही अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। ठीक है बेटा सर। हाँ, तो लिखो यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है यहाँ पे? लिखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो जी, अब मेरी बात को ध्यान देना। सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही थी, क्योंकि ये आता है,
ये आता है बार बार, तो तुमसे पूछा जाएगा इन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। तो इन्होंने कहा क्या था कि जो परमाणु है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु को माना जाता है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, हाँ हाँ। तो इन्होंने कहा था कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, सकता है। पूरी प्रॉपर एक एक टॉपिक पे बात किया जाएगा। और ना तो नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, समझ गए मेरी बातें? तो ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। आप कहोगे ठीक है सर जी, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया था। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, यहाँ समझना, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। इन्होंने कहा था किसी भी तत्व के, कुछ पॉइंट इनके बहुत हाईलाइटेड हो गए, ट्रेंडिंग पे आए थे। किसी भी परमाणु का आकार मतलब बनावट, आकार, द्रव्यमान मतलब उसका भार जो होता है, द्रव्यमान, ठीक है, और गुण, क्वालिटी, उसके अंदर गुण समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, समान होती हैं। मतलब कोई भी तत्व का जो परमाणु होगा, जो किसी भी तत्व का जो भी परमाणु होगा, उसका आकार एक जैसे होगा, उसके अंदर जो द्रव्यमान होगा, भार होगा, वो भी एक जैसे होगा, उसके अंदर जो उसके गुण होंगे वो भी एक जैसा ही होगा। इनके कहने के अनुसार यही बात था। हाँ, ठीक है। फिर इन्होंने कहा क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के अब देखो यहाँ पे थोड़ा अंतर दिख रहा है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसका क्या मतलब है गुरुजी? हमने कहा भैया कि मान लो तुम्हारे पास सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो ये अलग तत्व, ये अलग है, तो इसके अंदर परमाणु जो यूज आएंगे वो भी अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे तुम समझो तुम्हारे घर में मान लो तुम हो, तुम्हारे चाचा घर में कोई और है, तो तुम्हारे घर में तुम हो, तो तुम उनसे भिन्न हो कि नहीं हो। तो उनको कहने का मतलब है कि अलग अलग घर में रहने वाले जो तत्व होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, ओके, भिन्न भिन्न होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं लग रहा? मेरे हिसाब से किसी भी परमाणु का आकार, द्रव्यमान, गुण समान होता है, ठीक है। उसके बाद तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। व्हाट दिस इज, ये क्या है? ये हमें समझ में थोड़ा सा कम आया, क्योंकि इन्होंने एक बात तो कहा कि परमाणु का आकार, द्रव्यमान, गुण एक, तो गुण एक जैसा होता है तो फिर बाद में भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? सबसे पहले फॉल्ट तो हमको यहीं पे दिखा था, लेकिन अभी आगे इन्होंने कुछ और बात बताई है, उस पर हम पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ। चौथा क्या कहा कि जो परमाणु होते हैं, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु आपस में मिलकर एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। परमाणु बनाते हैं परमाणु क्या करते हैं? ये बनाते हैं। 4 पॉइंट इसका हो गया, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, बनाते हैं। कंपाउंड, तो इनका ये 4 पॉइंट था। जब तुमसे पूछा जाए तो डाल्टन की थ्योरी बताइए, तो ये 4 पॉइंट को तुम्हें आना चाहिए। डाल्टन की थ्योरी बहुत ट्रेंडिंग थ्योरी है, क्योंकि उसके पहले कोई थ्योरी दिया नहीं था। उसके पहले माना जाता था कि हमारे यहाँ जो अरस्तु थे, प्लूटो थे और कणाद ऋषि थे, डेमोक्रिटस थे, ये सारे लोगों ने इस पर काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरी विचारधारा नहीं दे पाई थी। मतलब उन्होंने जो भी चीज़ें बताई थी उनकी बात को नहीं माना गया, क्योंकि किसी भी बात को मानने के लिए हमें सैद्धांतिक पूरी तरह से श्योरिटी के साथ उस बात को रखना पड़ता है। जब आगे बैठे 4 लोग या अलग अलग देश के लोग 4 सब सहमत हो जाते हैं, तब तुम्हारी बात को अप्रूवल किया जाता है। जैसे मान लो तुम एक कोई चीज़ की खोज किए, तो तुम कह दोगे हमने इसकी खोज किया है। अब अलग अलग देश, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें पूरी दुनिया में लागू करनी है, तो पूरी दुनिया में लागू करने के लिए तुम्हें अलग अलग देश, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी देश हैं सब देश के लगभग लगभग लोग होंगे, क्योंकि जब उस बात को मानेंगे तभी तुम्हारी धारणा, तुम्हारी अवधारणा, तुम्हारी थ्योरी पूरी दुनिया में
कायम होगी, नहीं तो तुम भारत तक सीमित रह जाओगे। जैसे तुमने अपने गांव में कोई चीज़ की खोज कर लिया तो तुम गांव तक सीमित हो, क्योंकि बाहर वाले गांव वाले उसको मानने के लिए मना कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने तुम्हारी थ्योरी को गलत ठहरा दिया तो गलत हो जाएगा। तो तुम अपनी थ्योरी को सही करने के लिए क्या कर सकते हो, जो चीज़ें तुमने बताया है वो कितने % तक सही है। तो बहुत सारे हमने क्या बताया, अरस्तु थे, डेमोक्रिटस थे, प्लेटो थे, कलाद ऋषि थे, उन्होंने हर बात को बताई गई थी कि उनकी बात को बहुत संज्ञान में नहीं लिया गया। तो डाल्टन भाई साहब ने जब किसी बात को रखा, बहुत सारे साइंटिस्ट के सापेक्ष यानी सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये बात सही है जो इन कह रहे हैं। अब बात आती है सबसे पहले चीज, किसी भी बात को मनवाने के लिए अगर हम चाहें तो अपनी बात को रखें, लेकिन उसके साथ हमारे साथ सबूत होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज हमारे पास जो होती है, आधुनिक सिद्धांत क्या थे, मतलब उनके बाद डाल्टन भाई साहब ने परमाणुवाद दिया, उसके बाद 1808 के बाद के फिर कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो कुछ आधुनिक सिद्धांत थे, उस आधुनिक सिद्धांत के आधार पर हम तुमको बताए थे। जैसे आधुनिक सिद्धांत पे कौन कौन साइंटिस्ट माना जाते हैं, तो आधुनिक, यहाँ पे लगाओ आधुनिक सिद्धांत। तो जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया उसमें बताया गया परमाणु के बारे में क्या क्या बताया गया, समझना। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर, आधुनिक सिद्धांत के आधार, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ। आधुनिक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या बताया, देखो सबसे पहले हमारे पास आए थे विलियम कुक्स, क्या नाम था इनका, विलियम कुक्स ने कुछ बात कही थी, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। विलियम कुक्स थे हमारे पास, विलियम कुक्स, इनका नाम विलियम कुक्स था, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन थे, गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन, इनका नाम गोल्डस्टीन था, ठीक है ठीक है। फिर तीसरा जो हमारे पास था वो क्या था, वो थे रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब थे, रदरफोर्ड। फिर जो हमारे पास चार थे, चौथा थे मोजले भाई साहब थे, मोजले भाई साहब थे, मोजले भाई साहब, मोजले भाई साहब, ये साइंटिस्ट हमारे थे। जैसे विलियम कुक्स ने क्या किया था, 1889 में इन्होंने अपनी अवधारणा दे दिए था। जो हमारे पास गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन हमारे पास क्या किए थे, 1886 में इन्होंने दिया था, 1886 में इन्होंने बात कही थी। ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट हमारे पास थे, अलग अलग बात यहाँ पे दिया था, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या 1900 हमारे पास 9 में इन्होंने अवधारणा दिया, मोजले भाई से 1913 में अपनी अवधारणा दिया। तो ये लगभग 100 साल के अंदर की बात है, 100 साल के अंदर की बात है, इन्होंने पूरी अवधारणा यहाँ पे दिया। अब दिया क्या है ये चलते हैं देखते हैं। ठीक है ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम हेड लगाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणों की खोज। हेड लगाओ, कैथोड किरणों की खोज। चलो कैथोड किरणों की खोज, हेड लगाओ, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, या आप बोल सकते हो कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की, कैथोड किरणों की, कैथोड किरणों की, किरणों की, किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज, ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगा लो यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, ठीक है जी ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं सबकी बात बताऊंगा, यहाँ पे सुनो। सबसे पहले आपको कहा जाता है जी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। आपके बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज किस भाई साहब ने कर दिया था,
इलेक्ट्रॉन की खोज किस भाई साहब ने किया था, बताओ तुम कमेंट के अंदर। तो कहोगे सर जे थॉमसन भाई साहब थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। आपको जे थॉमसन सोचे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए थे। हमने कहा अच्छा भैया। अब बात आती है कि क्या खोज किया थे इनके खोज करने से पहले लगभग 4-5 साइंटिस्ट थे, 5 साइंटिस्ट। उस समय पे एक टेस्ट ट्यूब टाइप की, टेस्ट ट्यूब जानते हो ना, परख नली वाली डिस्कवरी बहुत ट्रेंडिंग में थी। तो इनके खोज के पहले वो सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके थे, इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके थे प्रॉपर तरीके से। मतलब ये भाई साहब बहुत बाद में आए, ये भाई साहब बहुत ही बाद में आए, इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में खोज कर लिया था। अच्छा, लेकिन बाद में इन्होंने भी उसी ट्रेंडिंग को अपनाया था। कौन सी ट्रेंडिंग थी समझते हैं। इन्होंने एक परख नली लिया, एक टेस्ट ट्यूब समझ लो ऐसे, एक परख नली लिया ऐसा कुछ करके, ठीक है ठीक है। और यहां पे इन्होंने एक छोटा सा वैक्यूम पंप लगा दिया ऐसे, ठीक है ऐसे, निर्वात पंप। निर्वात पंप का क्या मतलब होता है? निर्वात पंप का मतलब होता है कि इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस है, गैस मतलब हवा जिसको बोलते हो, उस हवा को इन्होंने क्या किया, इस निर्वात पंप के द्वारा बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? वो बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालते इसको लेकर आए। कहां तक लेकर आए? तो इसके अंदर जो भी गैस थी, जैसे तुम्हारे मान लो बोतल है एक, समझो तुम्हारे पास एक क्या है जी, बोतल है। उस बोतल के अंदर एक हवा भरी होती है। तो उस हवा को निकालने के लिए, जैसे तुम कहते हो निर्वात पंप क्या होता है, तो निर्वात पंप का मतलब समझो जैसे तुम्हारे यहाँ पे वैक्यूम पंप नहीं होता, जो किसी भी कूड़ा उड़ा जब लगाते हो तो किसी भी कूड़ा उड़ा चीज को क्या करता होगा, खींचता होगा, खींच के ले जाकर डिब्बे में इकट्ठा कर दे। उसी तरह इसके अंदर से हवा खींचता है। जो निर्वात पंप होता है वो क्या करता है, इसके अंदर से जो हवा होता है उसको क्या करती है वो बेटा, बाहर निकाल देती है। क्या निकाल देती है बेटा? उसको क्या करती है वो, बाहर निकाल देती है। क्या निकाल देती है उसको? वो बाहर निकाल देती है। क्या निकाल देती है उसको? बाहर निकाल देती है। अच्छा जी, अब बात आई कि सर उसके बाद क्या हुआ, इसमें समझा देता हूं मैं, ठीक है ठीक। और इसके अंदर का जो हवा था वो निकाल के इसके दाब को, इसके अंदर जो हवा थी सब निकाल दिया और लेकर हम यहां पे 10⁻³ mm ऑफ Hg। मतलब mm ऑफ Hg का क्या मतलब होता है? ये एक दाब का मात्रक होता है। mm ऑफ Hg जो होता है ये एक दाब का मात्रक होता है। क्या होता है? ये प्रेशर का मात्रक होता है। अच्छा जी, दाब का क्या होता है बेटा? ये मात्रक होता है। अच्छा जी, हम इतने प्रेशर पे इसको लेकर आए दाब। अच्छा, हमने क्या किया, यहां पे एक धातु लगा दिया, एक धातु हमने यहां पे लगा दिया और एक धातु इन्होंने यहां पे लगाया। ये सारी चीजें वही प्रैक्टिकल है जो ऑलरेडी पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने कर चुका था, वही काम ये भी कर रहे हैं, कर लिया इन्होंने। उसके बाद सारे जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग टेम्परेचर देते थे। कोई 100 वोल्ट दे रहा है, कोई 200 वोल्ट दे रहा है, कोई 500 वोल्ट दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इन्होंने इस धातु जो थी, इस धातु से यहां पे एक वायर जोड़ा और वायर से यहां पे एक जोड़ दिया इन्होंने, कुंजी जोड़ दिया, कुंजी। और यहां पे इन्होंने वोल्टेज जोड़ दिया और इन्होंने एक हाई भी वोल्टेज दिया, मतलब 10,000 वोल्टेज समझो आप। इन्होंने जो वोल्टेज दिया उस वोल्टेज का मापन समझो 10,000 वोल्ट। अब समझो 10,000 वोल्ट का समझ सकते हो। तुम्हारे घर में जो आती होगी स्टेबलाइजर में 220 से लेकर 240 वोल्ट आता होगा। घर की लाइट में इतना आता होगा, तुम्हारे घर की बिजली इतने में चलती होगी, फ्रिज कूलर पंखा एसी। लेकिन इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने इसके अंदर 10,000 वोल्ट दिया। इन्होंने इसके अंदर 10,000 वोल्ट दे दिया भैया, 10,000 वोल्ट। अब कहोगी अरे मोरी मैया ये तो समस्या है। हाँ, अब हुआ क्या, इन्होंने जो ये धातु लगाया है यहाँ पे, इसके पीछे इन्होंने क्या किया, एक पदार्थ डाल दिया। स्फूर्तदीप पदार्थ बोलते हैं इसको, स्फूर्तदीप पदार्थ। ये सारे एक्सपेरिमेंटल है। इन्होंने यहाँ पे स्फूर्तदीप
पदार्थ डाल दिया, दीप्त पदार्थ डाल दिया, स्फूर्त दीप क्या डाल दिया यहाँ पे, पदार्थ डाल दिया। अब जो स्फूर्त दीप पदार्थ उन्होंने डाला इसके अंदर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फाइड। दिस इज द जिंक सल्फाइड। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को बोलते हैं बेटा, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, सुना ध्यान से। जैसे ही इस कुंजी को हमने लगाया, कुंजी का मतलब होता है कि यहाँ से बाहर हमने निकाल लिया है कुंजी, जैसे ही इसके अंदर हम कुंजी लगाएंगे पूरी उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी पूरी उसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। ये निर्मात पंप है। जैसे ही इन्होंने कुंजी को जोड़ा तो वोल्टेज, इस वाले का इन्होंने क्या दिया, कैथोड नाम दे दिया। कैथोड, हिंदी में भी कैथोड होता है और इंग्लिश में भी कैथोड होता है, ठीक है। और इस वाले का नाम इन्होंने एनोड दिया था। ये नामकरण किया था पहले से, इस वाले धातु का नाम इन्होंने क्या किया था, इस वाले धातु का नाम इन्होंने एनोड दिया था, ठीक है भाई साहब। तो एक का नाम इन्होंने क्या दिया, कैथोड दिया, और एक का नाम इन्होंने क्या दिया, एनोड दे दिया। अच्छा, जैसे ही इन्होंने वोल्टेज को जोड़ा तो उन्होंने देखा कि सामने कुछ चमक रहा है, सामने कुछ चमक रहा है। अभी कुछ पता होता नहीं है क्या, अब उन्हें इतना लग रहा है कि यहां से कोई ना कोई कुछ चीज निकल रहा है और जाके यहाँ पे चमकना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ये चमकना स्टार्ट हो गया है। अब उन्होंने कहा भाई इसको हम बोलेंगे क्या। जे थॉमसन भाई साहब ने कहा अरे मोरी मैया, अरे साला इधर तो अलग ही स्कैम चल रहा है। उन्होंने कहा भैया यहां पे ये चमक रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्यों चमक रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, पता लगाने के लिए सोचा कि ये जो चमक रहा है यहाँ वाला आइटम है या यहाँ वाला आइटम है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं यहाँ वाला ये आइटम है कि यहाँ वाला आइटम है, कहाँ वाला ये चमक रहा है, कहाँ का कण है जो इस पर टकरा रहा है, जो टकरा रहा है तो ये चमक रहा है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा, क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्होंने रख दिया, यहाँ पे इसके और इसके बीच में, तो कोई घटना नहीं घटी, इसके और इसके बीच में कोई घटना नहीं घटी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब देखा भाई साहब इसके बीच में बहुत सारे पदार्थ, जैसे इसके बीच में उन्होंने क्या रख दिया, पंखा रख दिया। क्या रख दिया, एक तरह का पंखा रख दिया, एक तरह का पंखा रख दिया। यहाँ पे समझो, एक तरह क्या रख दिया, पंखा। जब इसके बीच में पंखा रख दिया तो पंखा जो था ऑटोमेटिक ऐसे घूमना स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसे नाचना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा भाई साहब इसका मतलब जो कण आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अभी इस कण का कोई नाम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। और कैथोड से निकल रही है तो सबसे पहले इसका नाम जो जे थॉमसन भाई साहब थे, कौन थे, जे थॉमसन भाई साहब थे, उन्होंने इसका नाम कैथोड किरण रख दिया। क्या रख दिया जी, कैथोड किरण रख दिया। कैथोड किरण क्यों रखा, क्योंकि ये निकल कहाँ से रहा था, कैथोड से निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम हम कैथोड किरण कहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ कैथोड किरण के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने कहा भैया कि ये जो निकल के आया है ये क्या है जी, ये कैथोड किरण है। ये क्या है बच्चा पार्टी, ये पूरी तरह से कैथोड किरण है। अच्छा, अब उन्होंने उनके अंदर देखो, उनके अंदर कहते नहीं, जब किसी चीज को तुम खोजो ना तो उसके अंदर आती है, अब चलते हैं चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या घटना और हो सकती है। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा पहले पंखा लगाया। जब पंखा लगाया यहाँ पे इन्होंने तो देखा जो पंखा हमारे पास था वो घूमना स्टार्ट हो गया, ऐसे घूमना स्टार्ट हो गया। जब पंखा में घुमा दे रहा है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई जो कण है, मजबूत कण है, कोनो मतलब है पावरफुल कण, तभी तो पंखा का जो पत्ती है घुमा दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो कण निकल के आ रहा है, जो कैथोड किरण निकल के आ रही है, इसके पास गतिज ऊर्जा होती है, इसके पास गतिज ऊर्जा होती है, इसके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। उन्होंने कहा इसके पास जो है गतिज ऊर्जा होती है, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी हुआ कि जो कण निकल रहा है इसका नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब ये होगा कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इन्होंने इधर ऐसे और इधर ऐसे भी जिंक सल्फाइड जो स्फूर्तदीप पदार्थ होता है ऐसे यहाँ पे भर दिया, और इधर इन्होंने प्लस कर दिया, इधर इन्होंने माइनस कर दिया। ठीक, तो ये जो कण थे वो कहाँ जा रहे थे, सीधा इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गए, इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गए। जब इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गए
तो इसमें पता चला कि जो ये कण निकल रहा है यहाँ से, यानी जो कैथोड किरण निकल रही है, इसका नेचर कैसा है, या कैसी है नेचर इसका कैसा है, इसका नेचर जो है वो निगेटिव है, ये ऋणात्मक है। कैसा है ये? ऋणात्मक है। अब कहोगे सर कैसे पता चला ऋणात्मक है? भाई देखो, ये दुनिया का नियम है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव वाले को ही अपनी ओर खींचता है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो कण निकल रहा है, वो जो कण निकल रहा है ये भाई साहब क्या है? ऋणात्मक है। कैसा है ये? ऋणात्मक है। कैसा है ये? ऋणात्मक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या करा कि इसका मतलब है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बीच में एक वस्तु रख दिया, यहाँ पे एक वस्तु रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु। जब ये एक वस्तु रख दिया तो देखिए यहाँ पे एक इसकी परछाई बन रही है, प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए तो इसकी जो प्रतिबिंब है ऐसे बन रही थी नीचे, इसकी प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो गई नीचे। अब इसकी प्रतिबिंब नीचे बनना स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब है भैया जो कण निकल रहे हैं, अब कंफर्म हो गए, जो कण निकल रहे हैं भाई साहब वो यहीं से निकल रहे हैं, इसके अलावा और कहीं से नहीं निकल रहे हैं, कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या क्वालिटियां निकल के आई, क्या क्या चीजें निकल के आई, आओ तुम्हें हम दिखाते हैं और बताते हैं कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटियां निकल के आई है। ठीक है भाई साहब? ठीक है। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बताया, कैथोड किरणों के मुख्य गुण, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटी इन्होंने पाया, ये मुख्य गुण है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो कण कैसा होता है? ऋणावेशित। हमने बताया क्यों ऋणावेशित क्यों होता है, ये हमने तुमको बताया। कैथोड किरणें ऋणावेश होते हैं, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज वाली कणों से बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शब्द सबसे पहले स्टोनी भाई साहब ने दिया था, एक स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे। तो इलेक्ट्रॉन शब्द का जो खोज है, शब्द जो दिया था सबसे पहले, वो दिया था स्टोनी भाई साहब, एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के साथ थे वो भी। तो उन्होंने क्या किया था, इस जो कैथोड किरण थी इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था इन्होंने। अच्छा जा, इन्होंने कहा कि ये जो रेखा है चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, मतलब वो सीधी, मतलब जो यहाँ पे तुमने प्रैक्टिकल किया, चेक कर रहे हो तुम, इसका जो प्रैक्टिकल चेक कर रहे हो, इसका जो प्रैक्टिकल है, एक मिनट रुकना, अभी जो किया तुमने, कहाँ गया, ये है, ये अगर इसका प्रतिबिंब बना, समझो आप मेरी बात को, अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका मतलब हो गया ये सीधी रेखा में गति कर रही है। कैसे कर रही है? सीधी रेखा में गति कर रही है। कैसा कर रही है? सीधी रेखा में गति कर रही है। क्या कर रही है बेटा? ये सीधी रेखा में गति कर रही है। क्या कर रही है? ये सीधी रेखा में गति कर रही है। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या बताया भाई साहब? सही बात बताते हैं तुम्हें, टेंशन नहीं, सब चीज देखेंगे हम, प्रेम से देखेंगे सारी चीज। इसके सारे प्रॉपर्टी को तुम्हें लिखना पड़ेगा, सारे प्रॉपर्टी को तुम्हें प्रेम पूर्वक लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? ये किरणें निर्वात में सीधी रेखा में यात्रा करती हैं, मतलब अगर निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता अगर रहेगा तो ये सीधी रेखा में गति करेंगी। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, मतलब अगर तुम जो किरण ऐसे जा रही है, समझो मेरी बात को, और तुमने इधर लगा दिया कोई छेद, चुम्बक लगा दिया, इधर चुम्बक लगा दिया, मान लो ये N हो गया S, तो ये इसको प्रभावित करना, इसके मार्ग में विचलित करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर इसके मार्ग में जो सीधी गमन कर रही है ये अब लहर करना स्टार्ट हो जाएगी, या इसकी तरफ या इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं, मतलब अगर समझो जा रही है तो हमने कहा ना कि प्रभावित होगी मतलब मुड़ जाएंगी, जिससे यहाँ साबित होता है कि ये आवेशित कण है। आवेशित कण है, इसको कौन डिफाइन करेगा? विद्युत क्षेत्र डिफाइन करेगा। अगर ये कोई भी चुंबक तुम इधर और उधर रख दे रहे हो और अगर वो उससे विक्षेपित हो जा रही हैं, अगर वो उसके मार्ग में विचलित करना स्टार्ट कर दी है, अगर वो उसके मार्ग में उसको विचलित कर रहा है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है और तय है कि ये क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, ये एक आवेशित कण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या आंतरिक प्रभाव डालती है। इन किरणों का द्रव्यमान होता है और ये किरणें हल्के पंखे या पखंडे को घुमा सकती हैं। इससे यह पता चलता है कि ये वास्तविक कणों से बनी हुई हैं, मतलब ये जो बनी हुई है एक वास्तविक कण है और इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और इनके अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे और भी है। और इनके अंदर क्या होती है बेटा? इनके अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। धातु या अन्य ठोस वस्तु टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है। मान लो अगर तुम उसी के बीच में क्या रख देते हो, उसी जो जा रही है बीच में कोई वस्तु रख देते हो तो उससे टकरा के क्या करती हैं? गर्मी उत्पन्न करती हैं। जब कैथोड किरणें किसी ठोस सतह से टकराती हैं तो वे गर्मी उत्पन्न करती हैं। और कभी कभी एक्सरे भी, एक्सरे मतलब एक्स किरणें,
एक्स किरणें मतलब क्या है समझो, जैसे हमने यहाँ पे प्लेट लगाई थी धातु की, इसमें हम थोड़ा थोड़ा छेद कर देते हैं, छेद कर देते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या निकलती हैं, ये एक्स रे निकालती हैं। एक्स रे मतलब जिसके अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो आप समझो, प्रभावी सतह पर चमक उत्पन्न करती हैं तथा कुछ पदार्थों पर गिरने से किरणें चमक उत्पन्न करती हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हमने बताया था, उसके पदार्थ का नाम क्या है जी, जिंक सल्फाइड। उसके बाद द्रव्यमान और आवेश समान होता है, इनका जो भार होता है द्रव्यमान होता है, आवेश समान होता है। कैथोड किरणों के सभी कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश समान होता है, चाहे गैस हो या चाहे कोई भी हो। इसके अंदर जो हवा थी, समझो मेरी बात को, यहाँ पे ये हमारे पास है, समझो आप, ये इधर गति कर रही है, तो अगर इसके बीच में तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग चीजें रख के तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल कर सकते हो पूरी तरह से। तो इसमें एक चीज का सबसे पार्टिकुलर चीज है, जो चीजें तुम जैसे ही रखोगे, जैसे तुमने यहाँ पे रखा चुम्बक रख दिया एन और देर, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर ये मोड़ेगा। अगर इसको अपनी ओर मोड़ता है तो पता चलता है कि ये एक आवेश है, इसके अंदर एक आवेशित कण है। ये कैसा कण है, एक आवेशित कण है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, अगर प्रतिबिंब इसका नीचे बना रही है, इधर पीछे की तरफ बना रही है, इसका मतलब हो गया कि इसका मार्ग कैसा है, सीधा मार्ग है, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या दिया, जिंक सल्फाइड रख दिया, प्लस और माइनस लगा दिया। अगर कण इधर, हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दिया और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये अगर इधर मुड़ जाती है इसका मतलब ये ऋणावेशित कण है। तो ऐसे ऐसे चीजें हमने यहाँ से पता लगाई, ऐसे ऐसे हमने इसकी चीजें क्या लगाई जी, पता लगाई इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजें हमने क्या की, यहाँ पे पता लगाई। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है, यस या नो, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है, हाँ या ना, ये बताओ, बताओ जी, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है, हाँ या ना, बोलो यस। परमाणुवाद, परमाणु का मतलब क्या होता है, देखो परमाणु का मतलब देखो एटम शब्द समझो, हाँ एटम एक ग्रीक शब्द है बेटा। ए मतलब होता है नॉट और टम मतलब होता है विभाजित होने वाला, जिसको कभी विभाजित नहीं हो किया जा सकता, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हम एटम बोलते हैं। हम कमेंट सबकी देख रहे हैं बेटा, हम कमेंट सबकी देख रहे हैं। इतनी बातें तुम्हें क्लियर है क्या, जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलो। एक छोटा सा फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। उस फार्मूला नाम है ईटा पर नाचें, ईटा सॉरी ईटा पर नाचें, ईटा पर नाचें, ईटा पर नाचें, ईटा पर नाचें, ठीक है, ठीक। तो ई का मतलब यहाँ पे क्या है, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। टा का मतलब इसका खोज करता जो है वो जे थॉमसन, जे थॉमसन है, थॉमसन, ठीक है। पा का मतलब यहाँ प्रोटॉन है, इसके जो खोज करता है वो है रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब। एन का मतलब यहाँ पे क्या है जी, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। इसके जो खोज करता है वो है चैंडविक, क्या है जी, चैंडविक। अच्छा, कहीं कहीं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड की जगह गोल्ड स्टीन दिखाता है, इस बात का ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। इसके जगह कभी गोल्ड स्टीन दिखाता है, दिमाग के अंदर डाल लो। इतनी बातें क्लियर है, यस सर या नो सर, जल्दी बोलो। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है, इतनी बातें तुम्हें क्लियर होगी जहां तक हम जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, सब लोग रेडी हो, हाँ सब लोग रेडी हो, बोलो जी, सब लोग रेडी हो, यस और नॉट, हाँ बोलो, चलो जी। तो कुल मिला के जो ये कण निकल रहा है इधर से, ये एक तरह का मूल कण है। मूल कण मतलब है वास्तविक कण है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है कहते हैं कि एक वास्तविक होता है काल्पनिक कण होता है, नहीं, मान लिया कि है, नहीं, वास्तविक मतलब असल में निकल रहे हैं। तो वास्तविक मतलब है, एक्चुअल में है, ये कण जो निकल रहा है वो है हाल में, ठीक है भाई साहब। इतनी बातें क्लियर है जी, हाँ क्लियर मेरी बातें, हाँ। अब उसके बाद जो भाई जे थॉमसन थे, जे थॉमसन भाई साहब थे, कौन थे, जे थॉमसन भाई साहब थे। उन्होंने 1897 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में, 1897 में, 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो तुम्हारे पास जे थॉमसन भाई साहब थे, सुनो ध्यान से, जे थॉमसन भाई साहब थे, हाँ थॉमसन भाई साहब थे 1897 ईस्वी में, मतलब आज से लगभग 128 साल पहले, आज से
लगभग लगभग 128। हाँ बेटा सर इसका आवेश कितना होता है, सब बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़ी देर टाइम लोगे सब बता देंगे, ठीक है। हाँ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, प्रयोग, और प्रयोग करके इन्होंने E/m का मान निकाला। आप कहोगे सर कैसे निकाला, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझो कि E/m का मान निकाला। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, m होता है जी इसका मास, द्रव्यमान होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसका द्रव्यमान होता है। E/m का इन्होंने मान निकाला। E/m का इन्होंने क्या निकाला बेटा, यहाँ पे मान निकाला। अब मान इन्होंने क्या निकाला, एक मिनट बेटा, क्या है चलो जी। हाँ। तो इन्होंने मान क्या निकाला यहाँ पे, इन्होंने मान निकाला यहाँ पे 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इन्होंने ये इसका मान निकाला, इन्होंने ये इसका क्या निकाला बेटा, मान निकाला, ठीक है। अब कहोगे सर इसको कैसे निकाला, तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया बेटा, तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया, इतना ही दिया गया है कि इन्होंने इसका क्या निकाला बेटा, मान निकाला, जो मान पूरी तरह से हमारे पास ये आया। इतनी बातें क्लियर है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी अब बात आती है यहाँ पे कि कैसा, सॉरी माइनस में ही हो गया, प्लस में होगा भाई, प्लस में होगा। ये उन्होंने इसका मान निकाला, किसका है, ये जो मान निकाला है बेटा वो E/m है, यहाँ पे 1.75 इंटू में 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो मात्रक होता है, आवेश होता है यानी कूलाम होता है, और इसका द्रव्यमान का भार क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे E बराबर m का जो मान है 1.75 इंटू 10⁻11 क्या है, कूलाम। इतनी बातें क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बोलो यस या नो, जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ, इतनी बातें समझ में, हाँ ठीक है। चलो जी उसके बाद एक आपकी किताब में दिया होगा मिलिकन के तेल बूंद, मिलिकन के तेल बूंद का प्रयोग, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं पूरी तरह से, ठीक है, छोटा सा पॉइंट दे दिया था। तो जो मिलिकन भाई साहब थे वो जो तेल के बूंद को यूज करके इसके आवेश के बारे में बात किया, 1 इंटू 10⁻⁻ का क्या हो गया जी 19 का कूलाम। ये कौन निकाला था, मिलिकन के तेल के बूंद के प्रयोग द्वारा आया था। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल चीजें थी, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी तुम्हें नहीं पढ़ना है। मतलब इतना जानते रहो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है और निगेटिव में होता है। अब निगेटिव में क्यों हुआ, निगेटिव तो बाद में लगाया गया इसमें, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो उन्होंने मिलिकन का जो तेल बूंद था उसका प्रैक्टिस करके, उसका प्रैक्टिकल करके, उसका प्रयोग करके इन्होंने एक वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि अगर मुझे द्रव्यमान निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास E बराबर कितना आया है, m आया है कितना 1.75 इंटू 10⁻⁻ कितना है जी 11 कूलाम प्रति किलोग्राम है, ये है। आप कहोगे हाँ सर इतनी बातें हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था कितना निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया -19 कूलाम। आप कहोगे हाँ ठीक। तो हमने क्या किया, इसको ले गया ऊपर, देखो तो E बराबर हमने लग दिया इस वैल्यू को, यहाँ पे E बराबर हमारे पास है 1.75 इंटू 10⁻11 ठीक, बटा यहाँ पे m है। हाँ अब इलेक्ट्रॉन का मान रख दो इसके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1.75 इंटू 10⁻11 और ये हो जाएगा जी m। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो m बराबर जो इलेक्ट्रॉन का मास बराबर आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg आ जाता है, 31 kg आता है। इसका मास आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, इसका मास आ जाता है। इसका क्या आ जाता है, ये मास आ जाता है। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का भार है। ये इसके इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ये भार होता है, द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है। इतनी चीजें क्लियर।
इतनी चीजें क्लियर, यस या नो? हाँ जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर है? हाँ या जल्दी बोलो, इतनी बातें क्लियर, यस या नो? हाँ जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत बढ़िया, इतना आ गया सारे बच्चों को, ठीक है। चलो, ये भाई साहब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात किया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज यानी कैथोड किरणों की खोज किसने किया? निष्कर्ष क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन भाई साहब ने। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोनी भाई साहब ने। उसके बाद जो जे थॉमसन भाई साहब थे 1897 में एक प्रयोग किया, और प्रयोग करके इन्होंने E/m का मान निकाला, कितना? 1.75 × 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम। उसके बाद गुलाम प्रति किलोग्राम निकालने के बाद जो मिल्कन के तेल बूंद के एक्सपेरिमेंट किया गया, मिल्कन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने किया और उन्होंने जो वैल्यू था वो निकाला, कितना? 1.6 × 10⁻⁻6। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके आवेश कितना होता है, आवेश इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कितना होता है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान रख देते हैं और m का मान निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को m से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया, तो हमारे पास m का वैल्यू चला आया, और m को जो मान निकल के आया वो कितना आया है बेटा? वो कितना निकल के आया है यहाँ पे? वो निकल के आया है 91 × 10⁻³ kg, ये निकल के चला आया। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ सर। ये पूरी तरह से तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा, ये पूरी तरह से जो इसकी थ्योरी है ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी, जो भी चीजें हैं ये तुम्हें पूरी तरह से निकली होगी। यहाँ पे चेक कर लो, प्रमुख और उनके खोजकर्ता क्या है? इलेक्ट्रॉन खोज यानी हीलियम परमाणु है, प्रोटॉन की खोज हाइड्रोजन सोडियम, न्यूट्रॉन खोज यहाँ पे लेती है हमारे पास है। तो ये हमारे तीनों साइंटिस्ट दिया गया है। जो हमने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, हमने सारी चीजें यहाँ पे बता दिया है। चलो जी, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण क्या होता है? देखो, अल्फा कण, बीटा कण और जो गामा कण होता है, गामा बोलते हैं, ठीक है? ठीक, बस ऐसा समझो, मैं तुमको बताता हूँ। अल्फा कण मतलब वही होता है जैसे हीलियम होता है ना, हीलियम अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या बन जाएगा? हीलियम +2 बन जाएगा। अब हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है वही क्या होता है? अल्फा कण होता है। बीटा कण क्या होता है बेटा? बीटा कण का मतलब यहाँ पे जितनी बात बताई जाए उसको समझो। बीटा कण का मतलब होता है कि जहां पे ये जाएगा वहां पे गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। और गामा कण का मतलब सिर्फ ऊर्जा होता है, एनर्जी। बस ऐसे जान लो, बस और कुछ मत जानो, ऐसा जान लो, इसके अलावा कुछ मत जानो। जो बातें बताई गई है प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान दो, बस बात खत्म। क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? नहीं, जो भी चीजें होगी लिख के समझाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा ताकि तुम्हें कोई प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो और किसी प्रकार की समस्या तुम्हें नहीं हो। यस, क्लियर है जी? चलो जी, देखो इसके जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें तुम्हें लिखाई जाएंगी, सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। अब ये तो हो गया कैथोड किरणें, इसके बाद आता है एनोड किरणों के बारे में बात किया जाता है। एनोड किरणें के बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं भी किसी भी चीज को हम स्किप करके जाएंगे। तो इसका जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें हम पूरा लेक्चर नंबर 2 एनोड किरणों से लेकर पूरा मैथमेटिकल फंडा तक हम बात करेंगे, ठीक है बच्चा बट्टी? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग एकदम बढ़िया से करिएगा और सब लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सबके पास शेयर कर दीजिए कि 11th पे अब प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट चलने वाला है और प्रॉपर पूरी तरह से सब्जेक्ट चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार सभी को।